नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे आरक्षण टिकट, यानी नॉर्मली जो इंडियन रेलवे में टिकट कटाया जाता है रिजर्वेशन के लिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिना रिजर्वेशन टिकट के आप किसी भी ट्रेन में जर्नी नहीं कर सकते, आपको अगर रिजर्वेशन के सीट पे जर्नी करनी है तो इसके लिए आपको टिकट की आवश्यकता जरूर है। अब अगर कोई भी आप टिकट कटा रहे हैं तो कम से कम उसको टिकट कटाने की अवधि 120 दिन पहले है। यानी अगर आपको टिकट कटाना है रिजर्वेशन का तो 120 दिन पहले से तब तक कटा सकते हैं जब तक उसका चार्ट बन जाता है। चार्ट बनने के बाद टिकट की अवेलेबिलिटी नहीं रहने पे आप नहीं कटा सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्म आता है इंडियन रेलवे का, जिस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है प्रॉपरली। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद टिकट काउंटर पे जमा करने के बाद प्रॉपर पे करके फेयर आप टिकट आरक्षण का पा सकते हैं, यदि टिकट अवेलेबल है तो। एक फॉर्म में मैक्सिमम 6 लोगों के लिए आप टिकट के लिए अप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा 5 वर्ष से कम उम्र का है, भले ही उसका टिकट नहीं लगेगा, लेकिन डिटेल्स में उसके नाम का और एज का डिटेल्स ज़रूर भरें आप। अगर आप डॉक्टर हैं या मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन हैं तो उसके लिए जो पर्टिकुलर कॉलम है उस कॉलम में भी उसकी डिटेल्स ज़रूर भरिए, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उस समय उस डॉक्टर की आवश्यकता पड़ सकती है, या कोई वरिष्ठ नागरिक है, लाभ लेने के साथ साथ उसको डिटेल्स ट्रीटमेंट अगर दिया जाना है या कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसका उल्लेख और जानकारी रेलवे के पास रहता है। अपग्रेडेशन क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपने किसी स्लीपर या थर्ड एसी का टिकट लिया लेकिन किन्हीं कारणों से सेकंड एसी या थर्ड एसी का सीट्स खाली रह गया तो आपको बिना किसी चार्ज लिए हुए थर्ड स्लीपर को थर्ड एसी या सेकंड एसी और थर्ड एसी को सेकंड एसी के लिए अपग्रेड कर दिया जाता है बिना एक भी रुपया लिए। तो फॉर्म में एक ऑप्शन होता है ऑटो अपग्रेडेशन का, उससे क्लिक जरूर कर लिया करें ताकि अगर ऐसी स्थिति मिले तो आपका थर्ड एसी सेकंड एसी, स्लीपर थर्ड एसी या सेकंड एसी के लिए ऑटो अपग्रेड हो जाए बिना किसी चार्ज के। अब आरक्षण कैसे दिया जाता है, तो आरक्षण आपको पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत, यानी जितने भी सीट है उस हिसाब से अगर पैसेंजर आते जाते हैं सीट फिलअप होते जाता है और उस हिसाब से आपको मिलते जाता है। टिकट के जितनी भी सीट्स हैं ख़त्म हो जाने के बाद आरएसी और वेटिंग लिस्ट होता है, जो मैं आगे बताने वाला हूं, यानी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे टिकट दिया जाता है इसमें। अब एक टाइम में एक पैसेंजर से एक ही एप्लीकेशन लिया जाएगा जिसमें मैक्सिमम 6 पैसेंजर्स के लिए आप नाम और डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। टेलीफोन से किसी भी तरह के रिजर्वेशन का कोई सुविधा नहीं होता है, बट एक्सेप्शनल केस होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाई ऑफिशियल्स और कुछ ऐसे पदों पे काम करने वाले जिनके लिए टेलीफोन से भी रिजर्वेशन की सुविधा है। नॉर्मली फॉर्म फिलअप करके काउंटर पे ही आपको टिकट दिया जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टिकट्स। किसी भी रिजर्व टिकट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसमें जो डेट टाइम और जो गाड़ी है और जो पैसेंजर है वही जाता है, मगर कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जो आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगा जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ टिकट भी होता है। वैसे नॉर्मली ट्रांसफ़र ऑफ टिकट नहीं होता है। अब अगर आप रिजर्वेशन टिकट ले लेते हैं और उसके बाद आप जर्नी करते हैं तो स्लीपिंग का जो टाइम होता है, सोने का टाइम, नॉर्मली नियम के तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होता है। वैसे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके कभी भी सो सकते हैं, बैठ सकते हैं अपनी इच्छा और आराम के हिसाब से, मगर टाइमिंग जो है वो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे का होता है। बाकी टाइम आपको बैठना होता है और अन्य यात्रियों को बैठने के लिए देना होता है। रिजर्वेशन का जो चार्ज है वो एक ही बार पूरे रिजर्वेशन टाइमिंग का ले लिया जाता है, लेकिन अगर आप ब्रेक जर्नी करते हैं तो उसका चार्ज आपका अलग से लिया जाएगा। अब ब्रेक जर्नी क्या होती है इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो आगे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नॉर्मली लेकिन रिजर्वेशन के लिए एक ही चार्ज लिया जाता है। जब आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करने के दरमियान आपके पास कोई भी आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्टूडेंट्स आईडी कार्ड या गवर्नमेंट आईडी कार्ड, या इवन पासबुक जिस पे फ़ोटो लगा हुआ हो, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिस पे फ़ोटो लगा हुआ हो। कोई भी एक पहचान पत्र आपका होना रिजर्व क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब गाड़ी के ओरिजिनेटिंग स्टेशन यानी प्रस्थान स्टेशन से रिजर्वेशन के क्या नियम हैं और कैसे नियम है, इसके बारे में
मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि उसके कुछ नियमों में ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे अलग बदलाव होता है और इंटरमीडिएट स्टेशंस पे अलग अलग बदलाव किए जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी वेटिंग लिस्ट का डब्बा, वेटिंग लिस्ट के पैसेंजर्स बढ़ जाते हैं तो उस हिसाब से कभी कभी एक्स्ट्रा डिब्बे जोड़े जाते हैं, तो वो ओरिजिनेटिंग स्टेशंस पे जोड़े जाते हैं और कितने एक्स्ट्रा को रिजर्वेशन दिया जाएगा इसका भी निर्धारण जो होता है वो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर ही होता है, वो इंटरमीडिएट स्टेशन पर नहीं किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम कोटा सिस्टम की। यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार कुछ कोटा बनाए जाते हैं और वो कोटा के हिसाब से कुछ सीट्स बुक होते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कैसे कैसे कोटाज होते हैं। जैसे उच्च पद पे रहने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का कोटा, सैनिकों के लिए सैनिक कोटा, महिलाओं के लिए लेडीज़ कोटा, पुलिस कोटा, विदेशी पर्यटक उनके लिए विदेशी पर्यटक कोटा, कुछ बुकिंग ऑफिस के कोटाज, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेशन का कोटा। अब ये क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेशन, मान लीजिए आप मुंबई से चलते हैं या मान लीजिए आपको मनमाड़ से टिकट लेना है और मनमाड़ में वो गाड़ी रुकती है, तो वैसे स्टेशंस का भी कोटा होता है कि 4 या 5 सीट वहीं से आप बुक कर सकते हैं, ना कि मुंबई से, वो नहीं तो वह खाली रहेगा। उसके बाद आरएसी कोटा, तत्काल कोटा, वरिष्ठ नागरिक कोटा, विकलांग कोटा और कैंसर रोगी का कोटा, जिसमें उन्हें कुछ छूट दिया जाता है कैंसर के रोगियों को। और ये जो कोटाज होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सभी ट्रेनों में अवेलेबल हो, कुछ ट्रेनों में वो अवेलेबिलिटी नहीं भी होती है, कुछ में होती भी है। वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला व 45 वर्ष से अधिक महिला यात्री के लिए स्लीपर में 6, थर्ड एसी में 2 और सेकंड एसी में 2 लोअर बर्थ कोटा अवेलेबल रहता है, जिसे वो ही ले सकते हैं। हाँ, वो फिलअप नहीं होगा तो अन्य कोटाओं को अलॉट किया जाता है, लेकिन स्पेशली सिर्फ यही 3 श्रेणी के लिए लोअर बर्थ कोटा अवेलेबल रहता है। कोटे में जो सीट बच जाते हैं नॉर्मली, मान लीजिए वो बुक नहीं हुए, बुक होने तक वेट किया जाता है, नहीं बुक होने पे नॉर्मल वेटिंग लिस्ट के श्रेणी या नॉर्मल श्रेणी में उन कोटे के सीट को अलॉट कर दिया जाता है जो नॉर्मल पब्लिक को मिलता है। अब बात करेंगे आरएसी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। देखिए, प्रस्थान स्टेशन पे जितनी भी सीट्स जोड़ी जाती है तो जोड़ा जाता है, मगर उसके बावजूद अगर सीट बच जाते हैं तो एक सीट पर 2 व्यक्तियों को जो सुविधा दी जाती है उसे ही आरएसी एक तरह से लिया जाता है। यात्रियों को सभी सीट्स मिलने के बाद जब मांग बढ़ता है तो एक सीट पे 2 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं, उसे आरएसी कहा जाता है। और अगर नॉर्मल में से कोई कैंसिल करता है टिकट, तब जा कर के वह आरएसी के टिकट को पूर्ण कंफर्म दिया जाता है। अब आरएसी कब तक मिल सकता है, चार्ट बनने के पहले तक, चार्ट बनने के दरमियान में, और हाँ, अगर आरएसी के टिकट पर आप यात्रा कर रहे हैं और कोई यात्री नहीं आ पाता है या कोई अपना कैंसिलेशन करता है तो उस स्थिति में भी आरएसी के पैसेंजर को वो सीट अलॉट किया जाता है। बेनिफिट ऑफ आरएसी अब क्या है, तो यात्रियों को कुछ बेनिफिट्स भी इससे हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को आरक्षण मिल पाता है और ट्रेन में जाने की अनुमति मिल पाती है। वैसे तो इंडिया में स्लीपर हो या एसी हो कोई भी जा पाता है, लेकिन नॉर्मली अगर फॉर्मल कहा जाए प्रवेश की अनुमति प्रॉपरली, तो अगर आपके पास आरएसी का टिकट है तभी आपको अनुमति मिलती है ट्रेन में घुसने की या कोच में घुसने की, अन्यथा वेटिंग लिस्ट को परमिशन नहीं होता है। उसके बाद आरएसी का जो अलॉटमेंट होता है वो सीरियल वाइज होता है। ऐसा नहीं कि टीटी कोई भी सीट आपको अलॉट कर देगा, तीसरे वाले को कर देगा, बाद में पहले वाले को करेगा, ऐसा नहीं है। वो सीरियल वाइज ही अलॉटमेंट किया जा सकता है। अब निगेटिव पॉइंट भी कुछ हैं, तो चलिए उसकी चर्चा करते हैं। ज़्यादा यात्रियों को अनुमति देने से जो यात्री पहले से उसमें यात्रा कर रहे हैं उनको बहुत असुविधा होती है, और आरएसी में सीट की कोई गारंटी नहीं होती कि आपको फुल बर्थ दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैठने की सुविधा मिलेगी। ज़्यादा लोगों को आरएसी देने से नॉर्मल पैसेंजर्स को भीड़ जैसा महसूस होने लगता है और उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। ये इसका निगेटिव पॉइंट्स भी है। तो अब आगे बात करते हैं कि आरएसी पैसेंजर्स के बाद वेटिंग लिस्ट का भी एक श्रेणी आता है। तो अगर आरएसी पैसेंजर्स के सीट्स भी ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद एक श्रेणी बनाई गई है वेटिंग लिस्ट की श्रेणी। तो वेटिंग लिस्ट के श्रेणी को जब आरएसी के कैंसिलेशंस ज़्यादा होते हैं तो वेटिंग लिस्ट को भी अलॉट किया जाता है, और वेटिंग लिस्ट को भी जब अलॉटमेंट होगा तो वो भी सीरियल वाइज ही किया जाएगा, यानी फर्स्ट वाले को फर्स्ट, सेकंड वाले को सेकंड और थर्ड वाले को थर्ड, ना कि थर्ड वाले को पहले और फर्स्ट वाले को बाद में।
तो दोस्तों ये थी जानकारी वेटिंग लिस्ट, आरएसी और रिजर्वेशन टिकट के बारे में पूरी जानकारी, नियम, किस प्रकार से आपको टिकट मिल सकता है। अगर जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आगे मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।